अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 113 स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा जी, आईएस 37 और 10 के अंदर एक चीज़ है, यूज़ और चेंज। इन दोनों में क्या फ़र्क है? प्रोविज़न के अंदर चेंज का मतलब क्या है और प्रोविज़न यूज़ होने का मतलब क्या होता है? हमने मिसाल के तौर पे एक वारंटी की प्रोविज़न बनाई हुई है, ठीक है जी। कोई और प्रोविज़न कर लें जी। लेट से ओपनिंग डेट पर प्रोविज़न 10 रुपये थी, ठीक है जी। इसमें चेंज क्या आया कि ये 5 रुपये से बढ़ गई, हमने कुछ कैश पे कर दिया और क्लोजिंग में ये कितने पे आ रही है इस वक्त? 7। तो इसको कहते हैं चेंज इन प्रोविज़न और इसको कहते हैं यूज़ इन प्रोविज़न, ठीक है। और इस तरह का शायद एक नोट हमने बनाया था, अभी ये आखिरी क्लासेस में ही कहीं बनाया। मुल्तान वाला सवाल था या कौन सा सवाल था, ज़रा देखिएगा। क्वेश्चन बैंक वाला ये इत्तेफाक से सामने भी यही आ गया। नहीं, ये नहीं सामने आया। क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस थे, तो मुझे यूँ लगता है कि वो मैंने बोर्ड पे किया था। बहरहाल नहीं, इधर ही हुआ। चलो शुक्र है। ये देखो जी, अब बेसिकली यूज़ सिर्फ ये पड़ा हुआ है, ठीक है। यूज़ जो हमने पे कर दी, ठीक है। और एक्सपेंस में क्या कुछ आ रहा है और ये चेंज में क्या आ रहा है? ये एसिड की वजह से चेंज भी तो चेंज ही था, ये डिस्काउंट की अनवाइंडिंग भी चेंज कर रही थी इसको, और एक्सपेंस तो होता ही है। तो ये नोट हमने बनाया हुआ है। बहरहाल इन दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पता होना चाहिए, प्लस अगर नोट बनाते हुए आप लिख रहे हो तो किस तरह से लिखेंगे ये भी आपके जहन में होना चाहिए, ठीक है। गलत वाला सफ़ा ओपन कर लेते हैं, हम इसको ओपन करेंगे अब इंशाल्लाह, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद जी पास पेपर 2 के 4 पे आते हैं, पेज नंबर 278। इसको भी करना तो है ही, लेकिन 4 का 4 ज़रा देखें, ज़रा आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं। हाँ, पहले ये 4 का 4 कर लेते हैं जी। पहले 4 का 4 देखें, छोटी सी डिस्कशन करनी है। लिखना सीखना आपको आता है, सफ़ा आपने यूज़ करना है हाउ टू राइट इन एग्ज़ाम्स वाला, ठीक है। उस सफ़े को यूज़ करते हुए आपने जब हर सवाल को राइट करना है आईएस 1037 जैसे करना सिखाया था, तो आपकी इंप्रूवमेंट होती जाएगी, ठीक है ना। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या, ज़रा वो डिस्कस कर लें। वो कहते हैं इन नवंबर 17 as part of restructuring plan, an option of early retirement in exchange for a one-off payment of 1 million was offered to each employee aged above 50 years। वो कहता है जी हम रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं और हमने एक ऑफ़र दी है कि हर वो बंदा जो 50 साल से ऊपर उम्र का है वो 10 लाख रुपया ले और इजाज़त, उसको इजाज़त, गोल्डन हैंडशेक टाइप, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स दैट 25 एम्प्लॉयज़ वुड एक्सेप्ट द ऑफर। द ऑप्शन टू कैन बी एक्सरसाइज डिटेल 31 मार्च। अच्छा इधर देखो, वो कह रहा है इन नवंबर 17 ऑफर्ड का मतलब जो होना था वो हो गया, बुलेट फायर हो चुका है, ठीक है। अब हमारी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन चुकी है, तो हमने उनको ऑफर कर दिया, ठीक है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन क्या है जी? 25 एम्प्लॉयज़ ने इसको एक्सेप्ट कर लेना है और ये 31 मार्च 18 तक, हम 31 दिसंबर 17 पे खड़े हैं, 31 मार्च 18 तक ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते हैं जो 25 लोग मौजूद हैं, ठीक है जी। अच्छा, वो कहता है 10 एम्प्लॉयज़ हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर स्कीम टिल 31 दिसंबर। ये तो 31 दिसंबर था ना जी, 17, ठीक है जी। और ये ऑप्शन यहाँ तक एक्सरसाइज हो सकता है। वो कहता है जी 10 लोग तो इधर आ गए हैं, फर्दर 6 एम्प्लॉयज़ हैव ऑप्टेड आफ्टर ईयर एंड, 6 इधर आ गए हैं। तो क्या करें, 10 की प्रोविजन रिकॉर्ड करें या 6 की करें? भाईजान 10 की करें ना 6 की करें, पूरे 25 की करें?
ठीक है, आपको क्या पता इस वक्त वो कहाँ खड़ा हुआ है, पता नहीं। वो कहता है हाँ, वो बल्कि अभी 15 फरवरी पे खड़ा है, चलो इस सवाल में लिखा भी हुआ 15 फरवरी पे खड़ा है, तो अभी तो 31 मार्च भी आ गया, तो हो सकता है यहाँ तक ये लोग आ गए हैं, इसके बाद बाकी भी आ जाएं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो चेंज कर लेंगे। हमें ये अंदाज़ा था कि 25 एम्प्लॉयज़ इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे, तो हमने एक्सपेंस रिस्ट्रक्चरिंग का डेबिट प्रोविजन क्रेडिट पूरे 25 के हिसाब से करनी है, यानी कि 25 मिलियन। अब जिस तरह आपको परेशान करने के लिए उसने ना जी ये इस तरह से बात की थी, ठीक है, ओके, कि इतने पहले आ जाएं इतने बाद में आ जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं था। ज़रा सोल्यूशन पे एक नज़र डाल लेते हैं। नंबर 4 जल्दी से देख लेते हैं ताकि इसको भी यार अब आ भी जा भाई। नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है अनाउंसमेंट, क्योंकि पहले हो गई है। अनाउंसमेंट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग टू दोज एम्प्लॉयज हु वुड बी अफेक्टेड रेजिस कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये तो होगी बात, तो अपनी लिखनी होती है। अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मैनेजमेंट एक्सपेक्ट 25 एम्प्लॉयज वुड एक्सेप्ट द ऑफर, सो प्रोविजन और लायबिलिटी शुड बी मेड फॉर 25 मिलियन इररिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय हु ऑलरेडी ऑप्टेड टिल नाउ, क्योंकि 25 आ सकते हैं, 31 मार्च में भी वक्त पड़ा है, सारे के सारे आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा आएंगे तो उस वक्त भी बढ़ा लेंगे, 25 का तो अभी अंदाज़ा है ना, अंदाजे की बुनियाद पर प्रोविजन तो रिकॉर्ड करें, ठीक हो गया। अच्छा जी, ज़रा 12 का 1 भी देख लूँ, अगर वो आपको जिस पे लगा गया था उससे आसान हुआ तो यार, ये तो सोल्यूशन में आगे जा रहा हूँ। 12 का 1 ऑन 15 जनवरी 12, 31 दिसंबर 11 हमारा ईयर एंड है। वन ऑफ WL कंपेटिटर अनाउंस लॉन्चिंग ऑफ एन अपग्रेड वर्जन ऑफ DVD प्लेयर्स, ईयर एंड के बाद उसने अनाउंसमेंट की है। WL इन्वेंट्रीज इंक्लूड अ लार्ज स्टॉक विच आर वैल्यूड एट 15 मिलियन, उनके पास काफ़ी सारा स्टॉक पड़ा है 15 मिलियन का, और जो नई अपग्रेड वर्जन आ रहा है उसकी वजह से NRV जो है वो रिड्यूस हो गई है टू 12.5 मिलियन। पड़ा है 15 मिलियन पे, 12.5 मिलियन पर उसकी NRV आ गई है, तो चलो जी NRV लॉस रिकॉर्ड कर लेते हैं, NRV लॉस रिकॉर्ड कर लें। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर से पहले ये अनाउंसमेंट नहीं हुई, ये लॉन्च नहीं हुआ, इसलिए 31 दिसंबर पर ऐसा कोई इवेंट एग्जिस्ट नहीं करता था, तो 31 दिसंबर वाली इन्वेंट्री को हम नहीं छेड़ सकते, ठीक है। सॉल्यूशन क्या? वो खामोश था ना, जब सवाल खामोश हो तो NRV लॉस हो जाए या डेटर बैड हो जाए, खामोशी केस में अज्यूम ये करते हैं कि ये रातों रात नहीं हो जाता, लेकिन यहां पे तो उसने बताया ना किस वजह से है। हमारे स्टॉक को तो कुछ नहीं था, ईयर एंड के बाद उसने अनाउंसमेंट की तो गड़बड़ हो गई। हमारे स्टॉक को तो कुछ नहीं था, ईयर एंड के बाद आग लगी, तो ईयर एंड पे कुछ नहीं करते थे, ये वही आग है जरा और तरह से लगी है, आपके अंदर ही अंदर लगी है, ठीक है ना। कंपेटिटर ने जो DVD लॉन्च किया, तो आपके फ्यूचर में अब बेशक हो रहे हैं, आपके पास अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ईयर एंड पे क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी? नहीं करती थी, नॉन एडजस्टिंग है। तो 12 का 1 था, इट इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एज इंट्रोडक्शन ऑफ अपग्रेड वर्जन आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड इज इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट रोज आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। स्टैंडर्ड खोल के इसको लिख लेंगे, एक जुमला ही तो है, जब भी लिखना होगा। देयरफॉर द प्राइस डिक्रीज विल नॉट अफेक्ट NRV ऑफ ओल्ड स्टॉक ऑन द रिपोर्टिंग डेट, हायर डिक्रीज इन द वैल्यू इज मटीरियल WL वुड डिस्क्लोज। मतलब उसको ये नहीं कहना कि ये मटीरियल है, उसे कहना है कि अगर वो मटीरियल है तो उनको डिस्क्लोज करना चाहिए, ठीक है, डिक्रीज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ओके, सही है। चलो अब आ जाओ अपने पसंदीदा सवाल पे। अच्छा, सवाल आसान ही है, मुश्किल नहीं, ऐसे ही आपको लग रहा था मुश्किल। कितने गया कितने पहले तो लाभ के दसों में, जगह ही कोई नहीं है। चलो ये बेचारा इधर ही रह गया। हाँ जी, ये रुपीज़ इन थाउजेंड्स है, और ठीक है जी। अच्छा चलें, छोड़ें जी, हम किधर चल पड़े। TL सेल्स प्रोडक्ट B विद आ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स थ्रू मैन्युफैक्चरर। कहता है जी TL, एक भाई साहब हैं जिनका नाम है TL,
ठीक है। ये टीएल जो है ये कस्टमर को वारंटी के तहत गुड्स बेचते हैं, ठीक है जी। और वारंटी कितनी देते हैं जी? 12 महीने की। थ्रू मैन्युफैक्चरर का मतलब मैन्युफैक्चरर उनको कहता है कि यार मैं हूं ना यार, टेंशन क्यों लेते हो, ठीक है। तो एक मैन्युफैक्चरर, नाम उसका लिख लेते हैं, मैन्युफैक्चरर भी होगा सल्फर लिमिटेड, एसएल, ठीक है, दैट इज सल्फर लिमिटेड। तो एसएल आ गया, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अच्छा, अब कहता है, अब वैसे ना ये एक और इस जैसा सवाल था, 3 था गालिबन, ये सवाल याद है, ये हमने किया था, इससे मिलता जुलता सवाल ही था। यहाँ पर भी कुछ ऐसी बात ही थी कि रिटेलर भी गारंटी देता है, फिर मैन्युफैक्चरर भी देता है। वो हमने 3 केसेस पढ़े थे जाके एग्जाम्पल्स में, बिल्कुल वैसा ही केस है। टीएल सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स थ्रू मैन्युफैक्चरर सल्फर, ठीक है। एसएल थ्रू नहीं, 2 मैन्युफैक्चरर दैट इज सल्फर प्रोवाइड्स अ वारंटी ऑफ 8 मंथ्स ओनली। अच्छा, अब इस टीएल ने ना कस्टमर को वारंटी दे रखी है 12 महीने की, ठीक है। कहता तो ये एसएल को ही है कि सही करके दो, लेकिन दरअसल एसएल ने 8 महीने की वारंटी सिर्फ दी। अगर ऊपर के 4 महीनों की वारंटी देनी पड़ेगी तो अब वो किसको देनी पड़ेगी? इसका मतलब ये हुआ कि टीएल तो सारे 12 महीनों के लिए शायद लायबल है ना, लेकिन अब 2 तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक हैं वो 4 महीने जिनमें एसएल नहीं है, बाकी 8 महीने बेसिकली मैं लाइन लगा देता हूं लेकिन बाद में मिटा देंगे, ठीक है ना। ये इस तरह से आने हैं 8 महीने बाकी, ओके। अच्छा, अब आगे वो क्या फरमाते हैं जी, कहते हैं वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। अच्छा, वारंटी सर्विस देता एसएल ही है, ठीक है ना, यानी कि पूरे 12 महीने तक इसने सर्विसेज देते रहना है। अगली बात, वारंटी सर्विस हाउएवर टीएल इज रिस्पॉन्सिबल, हाउएवर टीएल इज रिस्पॉन्सिबल इफ एसएल फेल्स टू ऑनर इट्स ऑब्लिगेशन फॉर दिस। यार देखो, ये तो टोटल 12 महीने से वारंटी देनी है, 4 महीने की तो लाइबिलिटी है लेकिन 8 महीने की लाइबिलिटी नहीं है। ये देखो, ये कैसी लाइबिलिटी है, टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? ये लाइबिलिटी नहीं है असल में, ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। ये क्या है? अगर फ्यूचर किसी इवेंट, अगर एसएल डिफॉल्ट कर गया तो 8 महीने की भी टीएल के जिम्मे है, और ठीक है ना, बाकी 4 महीने की तो वैसे ही टीएल के ही जिम्मे है, ओके, तो सही है। अच्छा, अब ये बातें समझ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता हमें, लेकिन अल्टीमेटली अब देखा जाए तो टीएल पूरे 12 महीने की वारंटी दिए बैठा है, जिसमें से 4 की उसको प्रोविजन रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए और बाकी 8 की उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी शो करनी चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं समझ आ रही बात? अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो फिर हम गारंटी क्यों लिखते थे कंटिंजेंसीज में? ये भी कंटिंजेंसी ही है कि अगर वो डिफ़ॉल्ट कर जाए तो हमें देनी पड़ेगी ये वारंटी, ठीक है। अगली बात वो कहता है इफ वारंटी क्लेम्स अराइजेज विद इन 8 मंथ्स, यानी कि पहले महीनों में जिसके अंदर वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। एसएल किसको चार्ज करेगा? एसएल, हाँ, एसएल टीएल को कोई चार्ज नहीं करता कॉस्ट। एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू टीएल, ऐसे लिख लेते हैं, ज़रा आसानी हो जाएगी। हाउएवर एसएल चार्जेस 500, 1000 एंड 2500 फॉर माइनर, मॉडरेट एंड मेजर defects respectively in each unit if the defect arises in the extended period of offered by TL. However, SL charges to TL. हाँ, कस्टमर को कोई नहीं, कस्टमर को वारंटी कार्ड जब दिया हो ना भाई आपने, तो फिर ये ज़िंदगी में कभी ना सोच लाना अजीबो गरीब सी कि कस्टमर को हम पैसे लेकर चीज़ सही करके देंगे। वो कहेगा हाँ, अंकल फिर वारंटी कार्ड का मतलब क्या है? वारंटी का मतलब ही क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट सही करके देंगे 1 साल के लिए। तो फिर ये क्या कह रहा है जी कि TL साहब जो हैं पहले 8 महीने जो सही करके देते हैं मोबाइल, वो खुद ही सही करके देते हैं,
कोई चार्ज नहीं करते अपने रिटेलर को, लेकिन जो अगले 4 महीने हैं वो जो उसने दी हुई है अपनी तरफ से, तो इससे पैसे लेते हैं। इसका मतलब टीएल इधर को भी लायबल होगा। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, ये वाले मैं लाइन मिटा रहा हूँ वैसे ही, अब वैसे ही फजूल में ये वाली लाइन मैंने मिटा दी, ठीक है ना। अच्छा, आगे वो कहता है द प्रोबेबिलिटी दैट अ वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड में अराइज एज अंडर माइनर डिफेक्ट, पहले 8 महीनों में इतने हैं, लास्ट 4 में इतने, मॉडरेट इतने और मेजर इतने। अब मुझे बताओ फर्स्ट 8 मंथ्स की जो कैलकुलेशन है इसको प्रोविजन में डालेंगे या नहीं डालेंगे? मैंने पहले ये बात कर दिया, मसला तो यही था भाई, भाई इसको प्रोविजन में तो तब डालें अगर वो डिफ़ॉल्ट कर गया हो। अगर एसएल डिफ़ॉल्ट कर गया हो, कहीं पे सवाल में लिखा हुआ है कि एसएल डिफ़ॉल्ट कर गया है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 19 अ टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ बी हैव बीन सोल्ड एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 हैज़ बीन पेड टू एसएल। इसमें कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, ठीक है। अब वो ये कह रहा है एसएल को उन्होंने कुछ पे, यानी कि आज 4 महीनों की भी आई होगी ना, ठीक है। अब मुझे बताओ इन फर्स्ट 8 मंथ्स के 12%, 7% और 4% का मैं क्या करूँ? इसके बारे में अगर कुछ करना भी है तो ये फिगर निकाल के और कहना कि जी इतने रुपए की लायबिलिटी नहीं है क्योंकि ये एसएल के ज़िम्मे है, अगर ये हो जाती है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर ये हमें पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन ये प्रोविजन नहीं बननी। अब प्रोविजन क्या बनेगी? प्रोविजन बनेगी जनाब ये, सुभान अल्लाह, ये प्रोविजन है जी, ठीक है। ये प्रोविजन हमने बनानी है। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, लेकिन कौन सी? सिर्फ 4 मंथ्स की। प्रोविजन किसकी है ये समझ आ गई है? प्रोविजन सिर्फ कौन सी बनेगी? 4 मंथ्स की। जो बाकी 8 मंथ्स हैं वो टीएल लायबल तब है सिर्फ जब एसएल डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है ना। तो फिर इसका मतलब इन 4 महीनों के लिए बस टीएल लायबल है और इन 4 महीनों के पैसे भी एसएल को इसने देने हैं, ठीक है ना। लायबल टुवर्ड्स मतलब उनको वारंटी देनी है और पैसे इसको देने हुए, ओके। तो ये 4 महीनों की सिर्फ बात हो रही है। अब जो टोटल 12,000 यूनिट्स बिके हैं, ठीक है, 12,000, ये तो कोई बात नहीं, 12,000 यूनिट्स जो टोटल बिके हैं, ये 12,000 यूनिट्स में आखिरी 4 महीनों में 6% माइनर डिफेक्ट आ सकते हैं और इन 12,000 यूनिट्स में मॉडरेट, आखिरी 4 महीनों में मॉडरेट डिफेक्ट्स आ सकते हैं, 10% इसका चांस है। और इन 12,000 यूनिट्स में से आखिरी 4 महीनों के अंदर मेजर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ये 500। अब प्रोडक्ट्स निकाल लो ज़रा। ओह अखीर यार, हद हो गई यार, फजूल प्रोडक्ट है इनकी तो। जी जी, टोटल यूनिट 12,000 बिके और वो कह रहा था 12,000 में से पहले 8 महीनों वाले वो अलग हैं भाई, वो तो अलग है। 1200 का 12%, ये पहले 8 महीने माइनर डिफेक्ट वाले आ जाते हैं और 1200 का 6% ये आखिरी 4 महीनों में आ जाते हैं। तो यूं कह लो इन टोटल 18% माइनर डिफेक्ट वाले आते हैं पूरे साल में। हाँ जी, पूरे साल की बात हो रही है। तो मैं यही तो कह रहा हूं निकम्मी प्रोडक्ट है, बात समझे हो। टोटल 12,000 बिके हैं, माइनर डिफेक्ट्स वाले होंगे पूरे साल में 18, लेकिन हम इस वक्त किससे कंसर्न है? 6% से। पूरे साल में 17, हमें 10 से कंसर्न। पूरे साल में 9%, हमें 5 से कंसर्न, ओके। पूरे साल की सेल है ना। आ टोटल ऑफ 12 बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। सो ये आ गए यूनिट्स। अब ऊपर उसने लिखा हुआ था जो माइनर डिफेक्ट वाले हैं। अब देखो ना, हम इन 4 महीनों की बात कर रहे हैं जिसमें ये टीएल रिस्पॉन्सिबल है, टीएल लायबल है। तो टीएल ने पैसे किसको पे करने हैं? कस्टमर को? नहीं, कस्टमर को सही करा के देना फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पैसे पे किसको करने हैं? तो उसी एसएल के बारे में तो उन्होंने बताया था। एसएल चार्ज करता है 500 फॉर माइनर, 1000 फॉर मॉडरेट एंड 2500 फॉर मेजर डिफेक्ट्स। 500 फैक्ट्री बंद कर दें, 1000 और 2500। वही पहले वाले तो देखकर वो कहता है अगले 4 महीने में नहीं देनी मैं क्यों वारंटी दूँ? पहले ही मेरा, उसकी पहले ही वो चीखें निकल चुकी हुई हैं, देख लें, ठीक है, ओके जी। बच्चों फरमाएं। 360,000 इधर कर लो ना फिर, ठीक है। 360, 1200 और 1500 टोटल फरमाएं कितना बन गया? 3060।
चलो ठीक हो गया। अब जनाबे वाला एक लेजर बनाते हैं। जो लेजर अभी मुल्तान वाले सवाल में और इस तरह से हम प्रोविजन के बनाकर नोट चोट भी बना लिया था हमने, वही वाला लेजर, प्रोविजन फॉर वारंटी, ब्रॉड डाउन पता नहीं कितना है, ठीक है, लेकिन ये जो अभी हमने निकाला है ये एक्सपेंस है, अंदाज़ा, एस्टीमेट, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है जी बीइंग सोल्ड बाय टीएल एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 हैव बीन पेड टू एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज आइटम्स। तो वो तो भाई यही वाले ही हैं, तो कैश की फिगर कितनी आएगी, 1200। और अब ओपनिंग कहीं नहीं बताया हुआ तो फिर मैं क्लोजिंग यही अज्यूम कर लेता हूँ, नहीं तो कोई ओपनिंग दे दे तो फिर। वैसे करना क्या था इस सवाल के अंदर, करना क्या, ज़रा रिक्वायरमेंट पढ़ो। इसकी पिक्चर अगर ले लें तो ये कौन सा पार्ट है, नंबर 4, डिस्कस भी कर लेते हैं। ये अभी देख लिया ना, अभी डिस्कशन जाके पढ़ लेते हैं, क्योंकि लिखने का तरीका तो आपने सफ़ा ओपन करके ही करना होता है, ठीक है ना। तो ये लिख भी लेते हैं, ज़रा इसकी पिक्चर ले लें इस डिस्कशन की। ये कौन सा पास पेपर है, पास पेपर 2 का 4। ठीक है, पिक्चर आ जाएगी बेटा इधर कोने में, हो गया गुजारा। चलो जल्दी से अब आ जाओ, सोल्यूशन को एक नज़र मारें और फिर आगे चलें। पता नहीं कब आएगा तुम्हारा 291, असर के बाद आएगा। नंबर 2, अब प्रोविजन फॉर रिस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट, ये तो अच्छा मैं भी कहूँ। इन द गिवन सिनेरियो वारंटी पीरियड डिवाइडेड इनटू 2, फर्स्ट 8 मंथ्स एंड सब्सिक्वेंट 4 मंथ, बोथ पीरियड्स आर डिस्कस सेपरेटली। आखिरी पहले 8 महीनों को वो कंटिजेंट लायबिलिटी करवाएगा। नो प्रोविजन रिक्वायर्ड इन टीएल सिंस एसएल रिस्पॉन्सिबल फॉर वारंटी अराइजिंग इन दिस पीरियड, नो कॉस्ट चार्ज, ओह सुभान अल्लाह जी, नो कॉस्ट इज चार्ज बाय एसएल टू टीएल, हाउएवर सिंस टीएल इज रिस्पॉन्सिबल, इफ एसएल डज नॉट ऑनर देन टीएल शुड डिस्क्लोज कंटिजेंट लायबिलिटी। अब इसमें बताना क्या था, ये एक लाइन में लिखा करो, गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट एंड एस्टीमेट ऑफ फाइन। यही जब वो मटेरियल जब भी था, डिस्क्लोजर जब भी देना है ना इनके बारे में, तो ये 2 बातें लिख देनी। डिस्क्लोजर देना है तो फिर तो कहानी लिखनी है, लेकिन अगर ये बता रहे हो कि डिस्क्लोजर देना है तो पूरी बात ऐसे लिखा करो, ठीक है। कंटिजेंट लायबिलिटी विल बी डिस्क्लोज गिविंग ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्ट एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, बस। सब्सिक्वेंट 4 मंथ्स में ये क्या हुआ है, अच्छा 3060 ये पड़ा है, ठीक है। 3060 की प्रोविजन कैसे बनी, उसी तरह से, ठीक है। सिर्फ डिफेक्टिव यूनिट्स की ये वाली परसेंटेज ली है, ओके सही है। और उसके बाद पेड होने के बाद ऑलरेडी क्लेम हो गया 1860, वो कह रहे हैं जी प्रोविजन को अभी आपने बनाना है। ये कैसे लिखा हुआ है बस छोड़ें, जैसे मैंने आपको लेजर बनवा दिया ना, वो ठीक है, बस इतनी सी बात है। मैं इसको कैसे कह सकता हूँ कि ये मजीद आप बना लें एक्सपेंस, बहरहाल बात वे लेजर के अंदर भी वैसे ही जाके बन जाएगी, ओके और सही है। देखो ना हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला है ना, तो उसका मतलब वो भी प्रोविजन में पड़ा हुआ है, तो वो भी यही कह रहा था, लेकिन ज़रा और तरीके से कह रहा था, ओके। अच्छा जी, लो भाई हो गया जिसका आपको इंतज़ार था, ये भी हो गया, ओके जी। पेज 245 और 246 पर ये जो बात अभी मैंने की नहीं है, जिस चीज़ का डिस्क्लोजर देना है उसके बारे में ये 3 चीज़ें पढ़ के बतानी है, ज़रा इनको एक नज़र देख आते हैं। पेज 240 देखें ज़रा। अच्छा जी देखें जी, अब डिस्क्लोजर्स IS 37 के फॉर ईच क्लास बताओ जी, कैरिंग अमाउंट एट द बिगिनिंग एंड एंड, पता है ओपनिंग क्लोजिंग आता है। एडिशनल प्रोविजन मेड इंक्लूडिंग इंक्रीज, कोई नई प्रोविजन है या इंक्रीज हुआ है। अमाउंट्स यूज यानी जो कैश पे हुआ है, अनयूज जो रिवर्स हुए हैं, ठीक है, चेंज भी तो होती है ना प्रोविजन। और
इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड इन द डिस्काउंटेड अमाउंट, वो हमने डिस्काउंट करके ही इंक्रीज हम करते थे, वो जो हम इंटरेस्ट की बात कर रहे होते थे। बहरहाल कंपैरेटिव्स को कहता है रिक्वायर नहीं कर रहा। ये जो नोट हमने बनाया है मुल्तान वाले सवाल के अंदर वो इन चीज़ों को कवर कर देते। ठीक है जी, असल बातें पढ़ाने वाली यहाँ से आ रही हैं। तो ये देखो ज़रा, वैसे यहाँ पर भी आप कैरिंग अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग को हाईलाइट कर लें। उसके बाद एडिशनल प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द पीरियड और अमाउंट्स यूज्ड, ये तीन को हाईलाइट कर लें अगर जहन के अंदर रखना भी है तो। ठीक है, ये चीज़ें तो आती थी। आगे कहता है एन एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज्ड नंबर 1 ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन और अमाउंट्स ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट। ठीक है, हर प्रोविजन की क्लास के बारे में क्या बताओ, उसकी यही प्रोविजन भी हमने डिस्क्लोज कर, प्रोविजन की रिकॉर्डिंग भी करनी होती थी और उसका डिस्क्लोजर भी देना होता था। डिस्क्लोजर के अंदर वो कह रहा है क्या बताओ, प्रोविजन के बारे में बताओ, उसकी थोड़ी सी नेचर अंग्रेजी लिख दो, और कोई रीइंबर्समेंट है उसकी तो वो भी बता दो। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में क्या बताओ, कंटिंजेंट लायबिलिटी में एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताओ। बस ये दो बातें ज़हन के अंदर रखते हैं। ठीक है ना जी, कंटिंजेंट लायबिलिटी में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड एस्टीमेट ऑफ इट्स फाइनेंशियल इफेक्ट्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट चीज इज, व्हाट इज द नेक्स्ट चीज, एग्रीगेटेड कंटिंजेंट एसिड को पकड़ लो। हाँ भाई, कंटिंजेंट एसिड तुम क्या कहते हो? वो कह रहा है जी, कंटिंजेंट एसिड कह रहा है जी कि आप मेरे बारे में बताओ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर और वेयर प्रैक्टिकेबल एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। तो मेरे ख्याल में बस इतनी सी बातें याद रख लें तो काफ़ी। पहली बात, प्रोविजन जिसकी बनती है वो सारे रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। प्रोविजन कह दे बना, डिस्क्रिप्शन का कहे तो वो सफ़े को देख कर लिखना हमें आता है, और अगर कहे नोट बना दो तो बनाना भी अब आता है। लेकिन जो प्रोविजन बनेगी उसके बारे में भी, अब ये दो बातें काफ़ी है ना, याद रख लीजिए। जो प्रोविजन बनेगी उसके बारे में आप क्या बता दो, जो प्रोविजन बनेगी, बना तो ली आपने, उसकी मूवमेंट दिखा दी, उसके बारे में क्या बताओ, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेक्टेड रीइंबर्समेंट। कंटिजेंट लायबिलिटी के लिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ कंटिजेंट लायबिलिटी और फाइनेंशियल इफेक्ट का एस्टीमेट। कंटिजेंट एसेट के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताओ और एस्टीमेट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट। ठीक हो गया? ओके, बस इतनी सी बात इसमें याद रखनी थी। ठीक है, पेज 242 एग्जाम्पल 10। Alpha Engineering provides a 3-year warranty to make any manufacturing defects good at time of sale. It maintains record of product serial number and date of sale but does not keep record relating to customer identification. क्या ज़रूरी है कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन? There is no obligating event. There is an obligating event. ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू नो द आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर टू होम, जिसको कार्ड पकड़ा दिए। बस ये एक बात भी छोटी सी ज़हन के अंदर रखनी है। ठीक है ना, आप ये कहो कि जी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू पास्ट इवेंट होती है तो हमें तो पता ही नहीं कस्टमर का नाम का, नहीं भाई नहीं, आपने जो कार्ड पकड़ा दिया वो आपकी ऑब्लिगेशन बन गई है, तो इसको ये भी आपने जहन में रख लेना है। ठीक है जी, ओके। पास पेपर 20 वैसे चलो देख लेते हैं, आगे तो नहीं निकल गया। यस ऑफ कोर्स। अच्छा जी, इसका ना सोल्यूशन, चलें इसको डिस्कस करते हैं, या अभी करते हैं ब्रेक के बाद। इसको ज़रा, ये मैंने येलो किया हुआ है, अभी येलो चल रहा है काम। ठीक है ना, प्रैक्टिकल डिस्कशन कंसोलिडेशन की सिंपल सी चीज़ें हैं। ठीक है, लेटेस्ट अटैम्प्ट का क्वेश्चन IFRS 9 वाला ये देख लेते हैं, लेकिन इसको अभी रहने दो, ये नमाज के बाद देखना है, नमाज के बाद इसको देखते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन इसमें से मैं छोड़ दूंगा फ़िलहाल। बाकी यहाँ पे एक्सपेंस क्लासिफिकेशन
ये भी मैंने आपको पढ़ा देनी है नमाज के बाद। नमाज के बाद वाले काम सामने आ रहे हैं ना, ठीक है। पास पेपर 20 का सोल्यूशन आपको कब मिलना है ये मैं बता दूंगा इंशाल्लाह आपको आखिरी क्लास में, ठीक है, इसका सोल्यूशन या इसकी डिस्कशन, ओके। अच्छा, उसके बाद लीज के अंदर ये बताना है आपको कि ये 64B लेक्चर था। अगर आप लोगों ने इसको नहीं किसी तरह से लिया हुआ तो फिर इसको मैं पोर्टल पे अपलोड करूँगा आप लोगों के लिए, और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल करवाऊँगा सर अदनान का ही लेक्चर। ये सवाल की डिस्कशन आपको वहाँ से सुननी पड़ेगी, ठीक है जी। जी नहीं, पुराना नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ले लिया था तो देख लेना ना, नहीं लिया तो दोबारा ले लेना, मसला क्या है, ठीक है। और ये एथिक्स का सवाल कैसे करना है ये तो टाइम अब नहीं मिलेगा, ये मैं देखता हूँ, अगर ब्रेक में सर से पूछ लेता हूँ, हो गया हुआ तो वहीं से डिस्कशन सुन लेना, वरना फिर कल मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूँगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये चीज़ें अभी फ़िलहाल मैं पेंडिंग कर दूँगा। एक है थ्योरेटिकल डिस्कशन, दूसरा है करंट नॉन करंट की बाइफरकेशन, तीसरा है पास पेपर 20, और ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है जी। ये स्टार वाले चीज़ें जो है ना ये सिर्फ जो है हमारी रह जाएंगी, ओके। लेकिन ये अगेन छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आपको पता है जब हमने नमाज से पहले ये मुश्किल वाले काम ख़त्म किए, उसके बाद बस ऐसे खड़क 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 छोटी छोटी चीज़ें आती हैं सामने और फड़कती चली जा रही हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल में अब हम चलते हैं IFRS 8 के अंदर। क्या मसला है यार, ये देखो, लेट्स मीट ऑन सम अदर डे, ये अदर डे जो है ये अब जूम सेशन ही आएगा, ठीक है ना। कोई MCQs अगर इम्पोर्टेंट लगे तो, ओके। IFRS 8 का पेज 472 ओपन करते हैं जी, इस फाइल को ना छेड़ें हम। अच्छा जी, एक क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर उसने ना कुछ चीज़ें ये पूछी हुई हैं। एक्सप्लेन टू डायरेक्टर्स पर्पस ऑफ सेगमेंट रिपोर्टिंग, फिर एक्सप्लेन टू डायरेक्टर्स क्राइटेरिया विच शुड बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई सेपरेट रिपोर्टिंग सेगमेंट्स, क्रिटिकली इवैल्यूएट IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट, सेटिंग आउट एनी प्रॉब्लम विद दिस स्टैंडर्ड। तो इसके सोल्यूशन पे आके ज़रा नज़र डालें। बेसिकली ये यूज़फुलनेस की बात हम थोड़ी सी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये पढ़ा, पर्पस ऑफ सेगमेंटल इंफॉर्मेशन, इसको पर्पस भी कह सकते हैं, इसको यूजफुलनेस भी कह के वो पूछ सकता है, ठीक है ना जी। तो वो बड़ी आसान सी बातें, सिर्फ एक दफ़ा नज़र से गुजरी हुई हो ना तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। क्या है जी यूज़फुलनेस सेगमेंट इन्फॉर्मेशन की, अब जहन के अंदर सेगमेंट एनालिसिस में ये रिसेंट रिवाइज भी किया है ना हमने, तो ये जहन के अंदर आ भी रहा है हमारे। क्या डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी मिलते हैं हमें, यानी कि हर एक सेगमेंट का अलग रेट पता लग रहा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ठीक है। डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिस्क, पता लग रहा होता है कहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं कहाँ पे नहीं, एंड दैट वो कहता है प्रोवाइड यूजर्स विद दीज थिंग्स दैट अप्लाई टू एन एंटिटीज क्लास ऑफ बिजनेस एंड वेरियस वो क्लास ऑफ बिजनेस के तहत भी हो सकता है या जियोग्राफिकल। वैसे आप जियोग्राफिकली भी क्लास ऑफ बिजनेस के तहत भी सेगमेंट एनालिसिस करते थे ना, जियोग्राफिकल के फिर भी डिस्क्लोजर्स थे, याद है, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स में। अच्छा, टू अप्रिशिएट more thoroughly the results of entity by permitting a better understanding of entity's past performance, ठीक है। वो हर एक को अलग देख लेते हैं ना, जनरल सी बातें हैं, चेंज इन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स, ठीक है जी। इफेक्ट इन चेंज, इसको काट दो, ठीक है। ओह वाह 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 वाह, अच्छा जी, 1 और 2 काफ़ी हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये 13 और 14 पैरा क्राइटेरिया का आपको पता ही है, कैसे रिपोर्टेबल करते हैं जी। पहले 10% 3 चीज़ों का टेस्ट, और फिर तो ये कोई अगर पूछ भी ले, वैसे पूछे क्या, तो ओपन बुक है, पूछ लेगा तो स्टैंडर्ड ओपन करेंगे और लिख डालेंगे, ठीक है। तो 10% टेस्ट ऑफ टोटल सेल, टोटल प्रॉफिट, और अगर वो प्रॉफिट लॉस मुश्किल से था, और टोटल एसेट्स। उसके बाद फिर एक 75% एक्सटर्नल सेल टेस्ट था, ठीक है। सी वैसे था क्या, ज़रा पढ़ना जाके, सी में क्या था,
सी का क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन सी पार्ट में क्या कह रहा है, क्रिटिकली इवैल्यूएट IFRS 8 operating segment setting out any problem. हाँ, इन IFRS 8 segments are analyzed in a way as management analyzes them. CODM जैसे कहे वैसे हम कर लेते हैं एनालाइज। बड़ी रुख्सत दी हुई थी, याद है। तो बहरहाल ये एक क्रिटिकल चीज़ है, लिमिटेशन है, प्रॉब्लम हो सकती है। CODM का जैसे दिल चाहे वो वैसे उसको वो कहने नहीं मुझे तो ये रिपोर्टेबल ही चाहिए। यार नहीं क्राइटेरिया में आ रहा भाई, मुझे चाहिए लिखा हुआ स्टैंडर्ड में, जाके देख लो उसने भी स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है। तो IFRS 8 के सेगमेंट्स ऐसे एनालाइज किए जाते हैं जैसे मैनेजमेंट यानी CODM एनालाइज करना चाहे। फिर देयर आर प्रॉब्लम्स इन मेजरमेंट ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस इफ द सेगमेंट्स ट्रेड विद ईच अदर। प्रॉब्लम है ना जी, मेजरमेंट ऑफ सेगमेंटल परफॉर्मेंस इफ ट्रेड विद ईच अदर। बाहर की दुनिया को हो सकता है वो 100 वाली चीज़ 150 में बेचें, अब आपस में वो 120 की बेच रहे हैं, तो बहरहाल ये भी एक प्रॉब्लम है। देयर इज़ अ लिटिल गाइडेंस इन डिस्क्लोजर इन द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग एक अलग से स्टैंडर्ड है, फाइनल में जाके पढ़ोगे, ठीक है ना। ट्रांसफर प्राइसिंग इसी को कहते हैं आपस के अंदर। तो इस नोट के अंदर ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में तो कोई बात नहीं लिखी होती थी, सिर्फ हमें वो कहा जाता था एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट, वहाँ पे हम सीधा लिख देते थे जी क्या है, क्या ट्रांसफर प्राइसिंग है, किस मार्कअप मार्जिन पे किया, ऐसी कोई बात यहाँ पे लिखी हुई नज़र नहीं आती थी। प्रॉब्लम है। डिफरेंट इंटरनल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर कुड लीड, अच्छा इंटरनली रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स भी लीड कर सकते हैं इनकंसिस्टेंट और इनकम्पैटिबल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इवन कंपनी एक ही इंडस्ट्री के अंदर हो, ठीक है, कंपनीज एक ही हो, कंसोलिडेशन भी तो हो सकती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर कोई किसी तरह से अपनी इंटरनल रिपोर्टिंग कर रही है, कोई किसी तरह से कर रही है, तो बहरहाल ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है जी। तो इनको एक दफ़ा रीड कर लेने से आपकी शान में कोई कमी नहीं आ जाएगी, इसलिए आप ये रीड कर लीजिएगा। IS 21 पेज 403 पर आएँ। ठीक है, तुसी रास्ता बना लिया है। वालेकुम, हाउ डेयर यू, कोई बात नहीं। हाँ, मुझे क्या पता सर, अभी भी क्लासें चल रही हैं। ये क्लास थोड़ी, ये तो ऐसी गपशप है, दिल कर रहा था। हाँ भाई, ये ना ज़रा थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें ना हमने यहाँ पे ना ऐसे गोली गोली करा के हम निकल गए थे, आपको याद होगा, तब हमने ये चीज़ें पढ़ी नहीं हुई थी ना, ठीक है। तो ज़रा इनको पढ़िए। ये है IS 21। IS 21 के अंदर हुआ करता था मॉनेटरी एसेट और नॉन मॉनेटरी एसेट, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा मिस्टर IFRS 9। मिस्टर IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल एसेट था और फाइनेंशियल एसेट नहीं था, ये वाला मामला आया था, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे डेटर है, ठीक है। डेटर एज पर IS 21 क्या है, मॉनेटरी एसेट है, अब बोलो। जबकि डेटर रिसीवेबल IFRS 9 के तहत क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जो चीज़ें वहाँ पे आती थी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, किसी के शेयर्स खरीद लिए, तो IS 21 के तहत ये एक नॉन मॉनेटरी एसेट था, याद है, क्योंकि मनी पेएबल रिसीवेबल नहीं होता था, ऐसे ही है ना। इसको बेच के मनी पेएबल रिसीवेबल बन सकता था, लेकिन ये मनी पेएबल रिसीवेबल नहीं होता था, तो नॉन मॉनेटरी है। लेकिन भाई साहब कहते हैं, IFRS 9 कहते हैं कि ये फाइनेंशियल एसेट तो है। चलो, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, तीसरी चीज़ ये है, इसको देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, जी इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर ये मॉनेटरी आइटम है, क्योंकि ये लोन पेएबल होता है ना, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर। और अगर हमने डिबेंचर इशू किया, जिसने इशू किया उसका लिए लोन पेएबल है, और जिसने इन्वेस्टमेंट किया उसका लोन रिसीवेबल है, तो मॉनेटरी है ये और फाइनेंशियल भी है, ठीक है। ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ कर सकती थी, इसलिए इसको इस तरह से देख लिया हमने 3-4 को। ये जब आप पढ़ रहे थे ना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो भी रही होती हैं। खैर, अब यहाँ पर देखें तो ये देखें आप, नंबर 9 पे लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज और डिबेंचर्स क्या हैं जी, मॉनेटरी आइटम है, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद
एडवांस टू बी रिसीव्ड बैक इन कैश, ये तो हमने पढ़ लिया था ना यहीं पर ही, एडवांस जो कि कैश में वापस आना है वो एडवांस मॉनिटरी था। ये एडवांस पकड़ो, पैसे ही वापस करना, ये मॉनिटरी। और एक होता था, नीचे आकर देखो, एडवांस पेड फॉर गुड सर्विसेज। इसके बारे में हमने क्या कहा था, इसके अगेंस्ट पैसे नहीं आने, इसके अगेंस्ट तो गुड्स आनी है, इसलिए ये एडवांस जो है ये नॉन मॉनिटरी है और ये एडवांस जो कि कैश में वापस आना है ये मॉनिटरी है। ठीक है, नेक्स्ट ऊपर वापस आए, करंट टैक्स लायबिलिटी, पता है टैक्स पेएबल होता है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट, इसको वो मॉनिटरी क्यों कह रहा है, इसको बाद में देखते हैं। रिफंड लायबिलिटी जो हमने स्टैंड की थी, पेएबल इन कैश अगर है, और अगर गुड्स हैं तो गुड्स मजीद देनी पड़ेंगी। ठीक है, प्रोविजन टू बी पेड इन कैश, प्रोविजन टू फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मॉनिटरी एसेट्स हैं जिनको हमने कैश में पे करके गुजारा करना होता है, निकालना होता है। जबकि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अगर हमने कर रखी है तो उसको अभी भी हमने क्या बताया है, वो हमारे हिसाब से तो फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन IAS 21 कहता है, जिसका ये टेबल है, कि ये नॉन मॉनिटरी है। ठीक है जी, उसके बाद ये एडवांस की बात हो गई। ठीक है, प्री पेमेंट्स हैं, प्रोविजंस नॉट टू बी सेटल्ड इन कैश, यानी कि इन काइंड भी हो सकती हैं। ठीक है, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, या इक्विटी आइटम्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स, ये सारे के सारे नॉन मॉनिटरी आइटम्स ये कहता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट यही थे जो मैंने 3-4 आपके सामने लिख दिए हैं। ठीक है जी, तो अब इसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि नमाज के बाद मिलेंगे और हम इंशाल्लाह इनको क्लोज़ कर लेंगे, ज़िंदगी रही तो नमाज के बाद मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।